नाउ लुक हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सुनो, सिंपल सा चीज है। रेटेंटिविटी, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, और क्या हो जाता है? रिमेनेंस। जैसे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है बोलो? मैग्नेटिक मटेरियल। लुक हियर, बातें नहीं करोगे, ठीक है? उससे अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आप हटा दो, किसको हटा दो? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ऐसा मानो कि जैसे एक कॉइन है, ठीक है? इस कॉइन को मान के चलो ये मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। मैग्नेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, आपको बताया था। निकेल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, एटसेट्रा। एल्यूमिनियम नहीं, हाँ आयरन, एल्यूमिनियम भी ले लो, चलो। ये सब के सब कौन से मटेरियल है बोलो? मैग्नेटिक मटेरियल। स्कूल यार, जल्दी दो, टाइम वेस्ट हो। हाँ हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। अरे यार जल्दी बैठो यार। चलो भाई देखो, मैं यहाँ पे रीड करता हूँ कुछ चीज, नहीं है ना? देखो, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर है ये। कहीं कॉपर लिखते हैं ऐसे है ना? बोलता है कॉपर, अबे कोबाल्ट है। एल्यूमिनियम है, और क्या है बोलो? आयरन। अब इसको मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रखा। कौन से फील्ड के अंदर रखा? एक्सटर्नल। तो इसके अंदर एक मैग्नेट, याद करो, ये था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, बताया था ना, परसों ही पढ़ाए थे। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और इसके अंदर जो बिहेवियर आ जाता है, जो ट्रांसफर होता है, उसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्या कह रहे थे बोलो? मैग्नेटाइजिंग, बोलो बोलो यार। फील्ड, कौन सी सिटी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, बोलो हाँ या ना? वो कितना लेवल पे आया बोलो? एच। तो ये बी नॉट है, और इसीलिए क्या हो गया जल्दी बोलो? एच। तो मैंने बताया था कि इतना ही ट्रांसफर हो पाएगा इसमें। तो अगर आपने लेट सपोज इतना बिहेवियर ट्रांसफर किया, तो फिर बोलते हैं ना ये अपना भी सीखेगा कितना होगा। उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो पहले बी नॉट था, फिर एच था, और एच के बाद कौन आया? आई। आई वॉज व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये बार बार मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको बच्चा, ताकि ये क्लियर हो सके। और ये मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? और ये कहा फ्रॉम द मैग्नेटाइजिंग सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन से कुछ हिस्सा गया है, तो मैंने प्रोवाइड किया था, बोलो कई बार बताया था आपको। 100 गया, कितना? 75। शिफ्ट कितना किए? 65। तो 65 तो आपका है, मैं 100 में से कितना ट्रांसफर कर पा रहा हूँ? 75, 65। तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंडक्शन है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंडक्शन अगर अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है? अब समझो कि तुमने इस, ऐसा समझो, बहुत इजी वे में समझाता हूँ। एक चुंबक है और एक सिक्का है, सिक्का लोहे का लगभग बना होता है। अब लोहे के सिक्के को आपने चुंबक से चिपका के रखा है, ठीक है? आप फर्दर क्या करते हो? इस सिक्के को अब सेपरेट कर देते हो इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड से। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या है बोलो बोलो? मैग्नेटिक मटेरियल।
अब बाहर वाले B0 को तुमने सेपरेट कर दिया, कट डाउन कर दिया, पहले ये था। लेकिन तुमने क्या देखा कि सिक्के के पास इसके साथ रहते-रहते जो H ट्रांसफर हुआ था और जो I था, वो कुछ बचा रह जाता है। ये बात का पता कैसे चला? कि तुमने किसी नल को, किसी कील को अगर इसके नज़दीक लेके आया तो चुंबक है नहीं, पर ये इसको अट्रैक्ट करने लगा। क्या करने लगा? अट्रैक्ट। मतलब इन द एब्सेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड, अब ये मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगा। बोलो हाँ या ना? अब तो इसको बाहर से कोई फील्ड मिल नहीं रहा, बट यही मैं वो जो सिक्का था, वो खुद ही मैग्नेट बिहेव करने लगता है। मतलब याद करो, मैं तुमको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जो कील रखा रहता है, वो छोटी-छोटी नेल्स रखी रहती है, कहाँ पर? वो टेबल के ऊपर, ऑफिस के टेबल के ऊपर। तो बहुत दिन तक अगर वो रखी है तो कील को निकाल दो और दूसरे कील के नज़दीक लेके जाओ। दूसरे कील को खींचने लगेगा थोड़ा बहुत। आया समझ में? तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर इसके अंदर बचा रह गया, बचा रह गया। जब तुमने मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, तो ये चीज़ जो बचा रह गया, जिसमें रिमेन रह गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो इसके अंदर बचा रह गया, जब तुमने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया है, तुमने चुंबक को सिक्के से हटा दिया है, इस सिक्के के अंदर अभी भी वो मैग्नेटिक बिहेवियर बचा हुआ है चुंबक की तरह। भले वो बहुत कम अमाउंट में बट है, उसी को हम लोग कहते हैं रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है कोई चीज़ का बच जाना, तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। समझ में आ गए? जो चीज़ बच गया और उसी का नाम रिमेनेंस हो जाता है और इसे ही रिटेंटिविटी कहते हैं। समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर रिटेन रह जाना इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वही क्या कहते हैं बताओ? रिटेंटिविटी। और जिसके अंदर हाई रिटेंटिविटी होती है, वो परमानेंट मैग्नेट होता है। सोचो तो सही, एक चुंबक दूसरे चुंबक के साथ है, अब चुंबक को सेपरेट कर दो, 10 दिन तक सेपरेट रखो, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? फिर भी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और अगर 10 दिन तक इस सिक्के को सेपरेट कर दिया, तो हो सकता है अपना मैग्नेटिक बिहेवियर ही खो दे। आया समझ में? बिकॉज़ ये टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और वो कैसे बिहेव कर रहा है? परमानेंट मैग्नेट। क्या ये क्लियर हुआ बात? समझ में आई यहाँ तक? तो लिखोगे डेफिनिशन लिखो, ऑब्लिक ऑब्लिक डाल के तीनों लिख लो। लिखेगा? तो लिखिएगा। द रिटेनिंग ऑफ magnetic property in a magnetic material, the retaining of magnetic property in a magnetic material, the retaining of magnetic property in a magnetic material, the retaining of magnetic property in a magnetic material, in a magnetic material after the removal of external magnetic field, after the removal of external magnetic field, after the removal of external magnetic field, external magnetic field, external magnetic field, after the removal of external magnetic field is called as residual magnetism, 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 residual magnetism, residual magnetism। चाहो तो ये कर लो या समझ गया तो बेहतर समझिए। बोलो आया नहीं आया? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वो बजा हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो कभी आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हो, बट इसको निकाल दिया, फिर भी आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखा हुआ है अपने पास, देन दैट इज कॉल्ड एज अ रिटेंटिविटी, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिमेनेंस। आया? और इसी का एक और भाई हो जाता है कोर्सिविटी। लिखो सब कोई, कोर्सिविटी, कोर्सिविटी। अब सुनो, ये क्लियर है? मैंने वहां पे आपको कुछ कुछ मैग्नेटिक डोमेन्स के बारे में बताया था, बोला था ना? एक पोल का क्रिएशन होता है जो कि एक ही साइड में ओरिएंटेड होता है, फेरोमैग्नेटिक के अंदर ज्यादा दिखाई देता है। दिखा है डिफरेंसेस में ऊपर में, एक में स्पिन के कारण होता है, एक में ऑर्बिटल मोशन के कारण, एक में डोमेन्स के कारण। तो अब कोर्सिविटी क्या है समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अगर लेट अस सपोज ये मैग्नेटिक मटेरियल है,
इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर थोड़ी बहुत मैग्नेटिक बिहेवियर बची हुई है। तो मैं मान लेता हूं दीज आर द मैग्नेटिक डोमेन्स ऑन द मैग्नेटिक मटेरियल। मान लो ये कॉइन है, ये क्या है बोलो सब कोई? दैट इज द मैग्नेटिक डोमेन्स। मैग्नेटिक क्या है जल्दी बताओ? डोमेन। ये मैग्नेटिक डोमेन जो कि रिटेन रह गया, विच रिटेन आफ्टर रिमूवल ऑफ बी नॉट। बी नॉट के रिमूवल के बाद कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बचा हुआ है उसके अंदर। मतलब सीधा हिसाब है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत कौन सी मैग्नेटिज्म बची हुई है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। कौन सी मैग्नेटिज्म? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अच्छे से समझिएगा इस चीज को। अब क्या किया, इसके अंदर तुमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगाई या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ऐसे लगाया जो पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में, कैसे डायरेक्शन में था? तो ये ऐसे है, इसके ठीक अपोजिट लगा दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मैग्नेटाइज हो रहा था वो ऐसे कुछ मैग्नेटाइज हो रहा था। समझ में आई बात है? तो इसलिए इसका डोमेन सारा इस डायरेक्शन में है, देखो है ना, इस डायरेक्शन में। तो बाहर तुमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाया था, तो डोमेन्स भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए। ऐसा मानो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल भी लिया है मैंने, निकेल कोबाल्ट आयरन वगैरह। बोलो हाँ या ना? तो जैसे लगा दिया तो बताओ इसके डोमेन ऐसे हैं, तो तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ऊपर बाहर इस तरीके से, और अंदर जो डोमेन है वो इस तरीके से ओरिएंटेड थे। तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, अपना मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म करना चालू करेंगे। मतलब वो पहले सीधे हो जाएंगे, सबके सब हो जाएगा। अब बताओ, तुमने बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट या सेम डायरेक्शन में? पहले किधर लगाया था, राइट साइड या लेफ्ट साइड? सारे मैग्नेटिक डोमेन्स किधर थे? राइट साइड। बट थोड़ा बहुत जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच गया, उसके बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। तो धीरे धीरे इसके डोमेन्स इधर घूमेंगे, एक वक्त आएगा ये सारे के सारे डोमेन परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मतलब ये इसके ना तो इस डायरेक्शन में होंगे, ना तो लेफ्ट होंगे, ना तो राइट होंगे, अपना ही ओरिएंटेशन पकड़ लेंगे। और इस केस में क्या होता है, इसके अंदर जो एच का बिहेवियर है, एच का मतलब ये क्या था, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जीरो हो जाता है। आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता है। तो मतलब अभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो रहा है। क्यों खो रहा है, समझ में आया? क्यों खो रहा है? ये इंस्टेंटेनियस फेनोमेनन है, बहुत छोटे वक्त का फेनोमेनन है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि पहले वाले कंडीशन से तुमने पूरा चीज को उल्टा कर दिया है। इसके डोमेन्स डायरेक्शन को पलटने के वक्त मतलब बीच में कभी ना कभी आ जाते हैं, ना तो राइट ना तो लेफ्ट। तो उसने अपना आई भी खो दिया, और क्या खो दिया, एच भी खो दिया। तो यहाँ क्या बोला, जब बी नहीं होगा तब भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बची होगी, बट वहां पे बी है बट प्रॉपर्टी नहीं है। इस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को कोर्सिविटी का क्या कहते हैं, कोर्सिविटी। बट ये तब होता है जब लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड को लगा दिया। समझ में आई बात है? ऐसा मानो, चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक वॉल पे येलो कलर से पेंट किया गया, कौन से कलर से पेंट किया गया, येलो। और सामने से एक इंसान आता है, बोलता है रेड कलर से पेंट करेंगे, कौन से कलर से पेंट करेंगे, रेड से। रेड से पेंट अगर आप करेंगे उसको, तो आपने येलो कलर से पहले पेंट कर दिया है उसको। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेड से पहले उसको करना पड़ेगा व्हाइट, नहीं तो येलो के ऊपर अगर आपने रेड चढ़ाया तो कोई और ही शेड पकड़ लेगा ऑरेंज का। समझ आई बात है? तो रादर क्या करना पड़ेगा आपको, कोई ना कोई व्हाइट पेंट चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट बेस पे सारा कलर आ जाता है। तो ऐसा ही मानो कि आपने लाल कलर से पेंट किया था, अब लाल कलर को खत्म करने के लिए पहले उजला कलर आएगा, उजला के बाद कौन सा कलर आएगा, रेड। आया समझ में? और रेड अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। समझ में आई बात है? तो उसके बाद बेस किसका चढ़ाना पड़ेगा, व्हाइट का। अब व्हाइट तो कलरलेस है, ना तो वो व्हाइट कलर का कोई कलर ओरिएंटेशन तो है नहीं, व्हाइट तो ब्लैंक कलर, तो वही ब्लैंक कलर हो जाता। तो समझो यहाँ पे पेंट का डब्बा रखा है लाल कलर का, तब भी दीवार कैसा दिखाई दे रहा है, उजला, क्योंकि उसके बाद पेंटिंग नहीं हुई है, क्योंकि अभी तुम कौन से सेट पे आ रहे हो, केवल येलो को व्हाइट कर रहे हो। नहीं बात है, मतलब जो गलती हुई उसको सुधार रहे हो, तब तो उसके ऊपर क्या चढ़ाओगे, लाल कलर। आया समझ में? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, जल्दी बताइए, कुर्सिविटी। क्लियर है सभी को? एग्जांपल समझ में आई बात है? तो चलो लिखोगे कुर्सिविटी। आप चाहो तो अपने सोफिस्टिकेशन के लिए डायग्राम्स भी बना लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ में आ गया? क्लियर है?
पहले तुमने किधर लगाया था मैग्नेटिक फील्ड, बोलो सभी कोई। राइट साइड। तो डोमेन्स में किधर थे? राइट साइड। मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। फिर तुमने चुंबक को सेपरेट कर दिया। तुमने देखा कि वो जो सिक्का है, वो सिक्का अभी चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है। इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। वो दूसरे सिक्के को चिपका रहा है अपने पास, दूसरे नेल्स को चिपका रहा है, मतलब जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसको चिपकाया जा रहा है वो। तो उसके अंदर थोड़ी बहुत मैग्नेटिज्म बची हुई है, जो बची हुई इसको रेसिडुअल कह देते हैं। अब बताओ, तुमने जिधर मैग्नेटिक फील्ड लगाया था उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में तुमने लगा दिया। तो अब पहले वाला डोमेन पहले न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होके फिर लेफ्ट होगा। समझ में आई बात है? वो न्यूट्रलिटी जो गेन किया उसने, उस दौरान उसने आई भी खो दिया अपना, और क्या खो दिया? एच। और वो जो खो दिया, तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मटेरियल इज possessing the zero magnetization, and that property of a magnetic material is called as conductivity. समझ में आई? लिखो डेफिनेशन, लिखिएगा। when 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 partially magnetized magnetic material, when partially magnetized magnetic material, when partially magnetized magnetic material, when partially magnetized magnetic material is subjected to is subjected to is subjected to is subjected to magnetic field is subjected to magnetic field is subjected to magnetic field oriented in opposite direction is subjected to magnetic field oriented in opposite direction is subjected to magnetic field oriented in opposite direction oriented in opposite direction oriented in opposite direction such that such that such that it it loses such that it loses its magnetic property that it loses its magnetic property, or in other words or in other words or in other words or in other words the magnitude of I and H becomes zero. The magnitude of I and H becomes zero. The magnitude of I and H become zero. Becomes zero. I and H becomes zero. Is called as coercivity. It's called as coercivity. समझ में आया? तो कल मैंने आपको परसों डिफरेंसेस लिखाए थे परमानेंट एंड टेम्पररी मैग्नेट्स के बीच में। परमानेंट मैग्नेट वही दादाजी के साउंड बॉक्स से निकले हुए रेडियो का जो स्पीकर है, स्पीकर के अंदर जो वो कंसेंट्रिक मैग्नेट्स होते हैं, वो जो मैग्नेट है सर्कुलर शेप का, वो मैग्नेट जो है आपका बच्चा, वो आपका है परमानेंट मैग्नेट, जिसके अंदर टेंटिविटी, कोर्सिविटी और परमिएबिलिटी हाई होती है। ओके। और अगर टेम्पररी मैग्नेट्स नहीं होता, बेसिकली इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम कह देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स याद रखना बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स परमानेंट मैग्नेट से बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। डिपेंड कर रहा है आपने उसके अंदर कॉइलिंग और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड करी है, बट वो होता है टेम्पररी। होता है क्या? टेम्पररी। उसके अंदर कोर्सिविटी लो होगा, रिटेंटिविटी भी लो होगा, बट उसका परमेबिलिटी हाई पकड़ लेता है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जितना बढ़ाओगे, वो अपने आप उसकी परमेबिलिटी हाई होती चली जाती है। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल आजकल रियल लाइफ में बहुत किया जाता है, वही स्क्रैपिंग मटेरियल को उठाने उठाने के लिए। और बहुत भारी भरकम सामान जो होता है, उसको नॉर्मल जो होता है ना, आप जो ऐसा सोचोगे, अच्छा कुछ ऐसे रोप्स होते हैं ना जो ह्यूमन वेट्स को आराम से उठा लेते हैं, बहुत पतली पतली रस्सियां आती हैं, मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होती है कि ह्यूमंस को आराम से उठा लेंगे। इसी कारण से आप देखोगे कभी कभी वो फियर सा भी लगेगा। बहुत सारे ऐसे होटल्स के अंदर जो बड़े बड़े रिजॉर्ट्स होते हैं, तो देखोगे ऐसे करके समुद्री सतह के ऊपर एक जाल सा बनाएंगे वो, उसमें लोग कूदते रहते हैं जाके, और जाल टूटता नहीं है। इसकी हद तो ये हो जाती है, स्काई स्क्रैपिंग बिल्डिंग्स होती है, समथिंग कुछ ऐसा मान लो 60-70 मंजिला उतनी ऊंची इमारत, स्काई स्क्रैपर्स जो होते हैं, स्क्रैपर्स के छतों पे वैसा बेस लाइन बनाते हैं जिसके अंदर रस्सी लगी होती है, मतलब लगा रस्सी पे चढ़ेंगे टूट जाएगा।
बट जैसे 10 को आराम से संभाल ले, एकदम पतली रस्सियाँ होती है टेंसाइल स्ट्रिंग, तो उसके इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा आसान है और कंट्रोलेबल है ह्यूमंस के, और वो टेंशन वाली जो चीजें होती हैं उसके अंदर हो सकता है कि वो टूट जाए, बट ये आराम से पकड़ लेता है उसको। समझ में आया? एक काम करो, ये कर लो, ये भी लिख लो, आपको जो स्वादानुसार अच्छा लगे लिखो। उसके बाद हम कुछ टॉपिक करेंगे जो फिर से जाना पहचाना है, जल्दी करो। आज बारिश नहीं हुआ, तुम उदास हो इस कारण से। है ना भाई, अनुभव, क्या नाम है उसका? अनुभव नाम है ना, जो उधर से आता है। सुशांत, सुशांत वो है, वो जो आप ही के साथ आता है उस गली से, सेकेंड लास्ट सीट। डीएवी का ही तो है, तुम्हारा ही क्लासमेट है यार, आदित्य नाम है। हाँ, जो कार है, लेकिन ये सब साला गायब रहता है सबका सब। मतलब परीक्षा नजदीक आ रहा है। देखो भाई, जुलाई अगस्त सितंबर के बाद ना सीरियसनेस आने लगती है, उससे वहां तक तुम सिलेबस ही खत्म कर लो लगभग, तो ज्यादा सीरियस नहीं रहोगे। समझ रहे हो ना? सीरियस क्या हो जाता है आदमी, उसको टेंशन होने लगता है। सीरियस होने का कोई सीरियस नहीं है पढ़ाई के प्रति, उसको टेंशन है अंदर से, अब क्या होगा। अब वो घर ही आ गई है जब बेइज्जती होने वाली है सामाजिक तौर पर, तो उससे पहले ही तैयार हो जाए। बोले हो गया क्या? अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक डालोगे, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट भैया पढ़ा दिए, फिर से क्या पढ़ा रहे हैं, अभी बताते हैं क्यों बताएं क्या इसको, समझ में आएगा क्या है ये? तो ये भूलना मत, बहुत पास पास का term है, बहुत चिक चिल्ला के सब कुछ बताया था। याद करो, एक टॉर्क एक्सपीरियंस वाला मैंने टॉपिक पढ़ाया था, पी साइन थीटा, याद है कुछ? वर्क डन का फॉर्मूला था उसमें, तो कहाँ याद रहता है, वक्त बीत चुका है अब। ये सब तब किए थे जब बाबर छोड़ के गया था भारत। बाबर कब से छोड़ गया, यही मर गया था साला। हिस्ट्री में कभी अगर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ना है ना, एक मंगोलिया का राजा था चंगेज खान। हाँ, आप चंगेज खान के बारे में पढ़ना। ऐसा मानो कि अभी चंगेज खान जिंदा नहीं है, मैं तो पूरे एशिया पे अकेला राज करता हूँ। उसने लगभग इतिहास के अंदर ना 4 लाख कत्ल किए, अकेला। मतलब जहां घुसता था ना वहां। इंडिया में इसलिए छूट गया गलती से, अगर इंडिया में लड़ने आ रहा था, बस बगल वाला झगड़ गया, जैसे मान के चलो यहाँ कोई लड़ाई करने आ रहा, बस उसको गाली दे दिया, उसी फिर गया, ऐसा कुछ हुआ था। बट ही वाज सच ए स्ट्रिक्ट रूलर, हिटलर विटलर कुछ नहीं था उसके सामने, ऐसे उड़ा के फेंक देता है सबको। उसकी हिस्ट्री है भाई, दहशत है मंगोलियन राजा के ऊपर। कभी इंटरेस्टिंग फैक्ट मिले, आप जाना, कोई शॉर्ट वीडियो देखना चाहिए, मतलब रियल दहशत का आपको एहसास होगा, रियल स्टोरीज है ना, बिकॉज इट्स हिस्ट्री। मतलब वो के थे, और उसने इधर से जिसमें एंटर किया है, जहां एंटर किया है, उस पूरे देश में कब्जा कर लिया उसने, कुछ नहीं समझता आगे कौन है, तो मार मार के फोड़ देता था, इतना मारता था, सच है रूड इंसान। बट उसकी पॉजिटिव साइड भी है, जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। चलो देखो, आ जाओ, देखें, याद करो वो दिन, वह कहाँ याद रहता है।
और क्यों याद करवा रहे हैं? कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं क्यों याद करवा रहे हैं, तो दिन के नाम पे कुछ और सोचने लगे। इधर देखो, इधर देखिए, कुछ लोग जो सोते हो साले 9 बजे चावल दाल खा के आते हैं आप, सोते काहे हैं फिर? कुछ लोग ना 6 महीना मतलब जब से पढ़ रहे हैं, मैं उनको देखता हूँ थोड़ा बहुत नींद लेके जाते हैं यहाँ से। ये साउथ है क्या है बोलो? अरे साउथ है क्या है बोलो? नॉर्थ। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, बोलो हाँ या ना? वहां माइनस से प्लस था, याद आया? साउथ से नॉर्थ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम वेक्टर से, याद करो वो दिन बताया था ना मैग्नेटिक मोमेंट। याद कहाँ रहता है भैया? याद आया? इसमें मैंने एक बोला था पोल स्ट्रेंथ। अब बच्चे सीखो, सारे बच्चे लास्ट वाले खास करके, साले अपने में रहते हो। थोड़ा साइड हो इधर, राघव थोड़ा इधर आओ, फिर उधर इधर। हैंडसम हो यार तुम, देखते रहो। मैं मजाक नहीं करता क्या? हाँ, ये कौन सा स्ट्रिक्ट है बोलो? पोल स्ट्रिक्ट। अब ये कौन सा पोल है बोलो? नॉर्थ पोल। ये कौन सा फील्ड है? कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो मान के चलो इधर फोर्स लगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम इंटू बी से। अब समझते चलना, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो पीछे लगेगा एम इंटू बी से। कोरिलेट करते चलो बच्चा। वहां पे चार्ज था, क्या था बोलो? चार्ज। और वहां कौन सा फील्ड था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स का फॉर्मूला बना था क्यू इंटू ई। यहाँ पे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो फोर्स स्ट्रेंथ एम और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? बी। बोलो यार ये सुनो, ये किधर घुमाना चाह रहा है? क्लॉकवाइज। और ये तो बताओ, ये रोटेट कर जाएगा क्या? अगर ये रोटेट करेंगे तो क्या इसमें टॉर्क लगेगा क्या? याद करो, वो टॉर्क हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? टॉर्क। क्या लगेगा बोलो? टॉर्क। अब जिन्हें आता है वेल एंड गुड, नहीं आता सुनो। ये है, ये कौन सा पोल? फिर बात कर रहे हैं, ये कौन सा पोल? ये कौन सा पोल? यहाँ क्या लगेगा? एम बी। यहाँ क्या लगेगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस 12। क्या चीज बोलो? डायरेक्शन इसका बोलो, साउथ से। ओके। अब यहाँ पे इसका एंगल है थीटा। एंगल कितना है बोलो? तो ये 12 है, और ये थीटा है, तो सामने वाला साइड साइन थीटा बराबर, इसको मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सुनो एक मिनट, टॉर्क के फॉर्मूला में दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। और ये कौन सा डिस्टेंस है बोलो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उस दिन पहले भी समझाया है, लूप में जो टॉर्क लग रहा था। चलो, मैंने समझाया था। साइन थीटा बराबर, बोलो सबको ही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितने का? 12। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है सभी को। 12 इंटू इज इक्वल टू, आया नहीं आया? टॉर्क का सूत्र, फॉर्मूला बोलो। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू, अलग है तुम लोग भी लेकिन ना, पट्टा फोड़ रहे हो एक दूसरे का। फोर्स इंटू कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का वैल्यू बोलो? एम बी। ये किया जाता है, बट समझ रहे हो ना कहाँ किया जाता है? 12 क्या हो जाएगा? साइन थीटा। देखो यहाँ से, एम इंटू बी इंटू 12 क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब ध्यान दो यार, एम को एम लिखा, बी इंटू 12 क्या होता है? नहीं होता है बी इंटू 12 एम। एम इंटू 12 कैपिटल एम होता है। कहीं से आंसर पूरा कर लेना है। एम इंटू 12 क्या होता है बोलो? कैपिटल एम। ये पोल स्ट्रेंथ है, वहां चार्ज था, और वहां क्यू इंटू 12 था, तो पी आया था। और यहाँ एम इंटू 12 क्या आएगा? कैपिटल एम आएगा। बोलो आशीष, आएगा? चलो, तुझे उस दिन उठा बैठक नहीं कराया, एक दिन मुर्गा बनेगा तू।
एम बी इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा। चलो हाँ एम बी क्या चाहिए साइन थीटा। तो बी एम साइन इसको उल्टा क्या लिखो एम बी साइन थीटा आएगा। क्या हो जाएगा बोलो एम बी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं आपत्ति अर्पित है। यहाँ लड़का लोग सलाम जब जब है उसको देख के हंस रहा है क्या मतलब पूरा जा रहा है। चल क्या रहे तुम लोग के बीच में भाई मतलब आजादी है इस देश में कुछ भी करोगे। एम इंटू बी इंटू क्या चीज साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आया क्या चीज एम बी साइन। अरे आया नहीं आया एम बी साइन थीटा। और वहां पे क्या था पूरी लेट करके चलेंगे टॉर्क का वैल्यू पीई पी क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ई क्या था एलिफेंट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा एंगल था। तो देखो यहाँ पे एम का डायरेक्शन ये है किसका डायरेक्शन है एम का ये किसका डायरेक्शन है बी का। तो एम और बी के बीच में कितने का एंगल थीटा। आ गया टॉर्क का वैल्यू। बताओ ये पुरानी बातें याद आ रही हैं आपको। क्लियर है बोलो हाँ या ना। जो मूवीज में दिखाते हैं नार्कोटिक्स टेस्ट करवाते हैं पार्शियल एक एनेस्थेसिया का ड्रग डाल देते हैं तो सच बोलने लगता है सब। तुम लोग को ऐसे में याद आएगा पुरानी मेमोरी। चलो एम इंटू बी क्या हो जाएगा साइन थीटा। चलो स्नैपचैट को खोल के फोटो खींचते हो देखो यहाँ से। और इस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा। लुक हियर टॉर्क आ गया मतलब सुनिए टॉर्क अगर आ गया तो ये टर्न करेगा क्या ये क्या करेगा टर्न। टॉर्क एक्चुअली टर्निंग फोर्स है तो उसको टर्न कर देगा। अगर वो टर्न कर देगा तो एंगल बदलेगा नहीं तो इसका एंगल बदलवाते हैं। पहले मान के चलो ये कितना एंगल बना रहा था बोलो कौन सा थीटा। बाद में ये थोड़ा घूम गया होगा। ये कौन सा फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक मोमेंट है बोलो हाँ ही ना। अब इस पर लगा टॉर्क तो ये रोटेट करेगा। तो मान के चलो मैं तेरे से कर गया कुछ बातें कर रहे हैं लोग बात मत करो इग्नोर करो। अगर इसको थोड़ा तुम घुमा दिए तो बताओ कुछ ना कुछ एंगल बदल जाएगा और एंगल बदल के क्या हो जाएगा अल्फा बदल सकता है ना। तो थीटा वन थीटा टू थीटा और अल्फा ले लो आप बोलो हाँ या ना। और व्हाट इज द सूत्र ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का क्या वैल्यू है एम बी साइन। तो एक वर्क डन का फॉर्मूला होता है किसका फॉर्मूला होता है वर्क डन। जिन्हें आता है वेल एंड गुड नहीं आता सीखो। टॉर्टन का वर्क डन का फॉर्मूला होता है टाउ इनटू डी थीटा बोलो मेरे साथ टाउ इनटू डी थीटा। एंड व्हाट इज टाउ एम बी साइन थीटा। तो लिखो एम बी इनटू इंटीग्रेशन पहले क्या था थीटा था अब क्या हो गया और किताबों में थीटा वन थीटा टू भी दे देते हैं बात वही है एंगल से नाम के कौन बाहर आएगा एम बी बाहर आएगा बचेगा कौन इनटू कहां से कहां तक याद आ रहा है ये दिन साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलिए माइनस माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा बोल के पहले सेफ जोन ले लिए बाद में माइनस लगा लेंगे। थीटा और क्या चीज अल्फा। एक बार क्या रखेंगे बोलो अल्फा एक बार क्या रखेंगे थीटा। आइए पुटे पुटिए माइनस कॉस अल्फा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 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 ये हो जाएगा एम बी माइनस कॉल प्लस आया नहीं आया। तो वर्कडन का वैल्यू कितना होगा बोलो मारो पलटी। नहीं पढ़िएगा ऐसे ही ट्रैक्टर में बैठ के किसी का मुंड ना करवाइएगा जाके। कॉस बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा इनटू माइनस कॉस अल्फा। अच्छा ये बड़ा अच्छा लेकिन जगह है इस जगह पे एग्जाम्पल आते रहता है घर से लोग पढ़ते हैं चलो ऐसा ना करना पड़े। कॉस थीटा इनटू क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इज इट ओके। तो ये आपका वर्कडन का वैल्यू है किसका वैल्यू है वर्कडन। अब सुनिएगा सारे बच्चे ध्यान देना
तो ये भैया किसका वैल्यू है? टॉर्क का। किसका है बोलो? टॉर्क का। और वो किसका आया? वर्क डन का। किसका है बोलो? वर्क डन के बाद क्या टॉपिक था बोलो? पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी के बाद स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अकेला हम ही भी याद है। चलो हम पढ़ते हैं, हम ही पढ़ के चल जाते हैं। मतलब हम पढ़ाते हैं, पढ़ के चल जाते हैं अकेले। देखो, कॉपी कीजिए। साला खराब फोटो ले लेते हो हैं। भेजो, मेरे मेरे भेजना डायरेक्ट। ग्रुप पे मत भेजना। ग्रुप पे कहाँ भेजा है? ग्रुप से डिलीट करो। ग्रुप में कहाँ है? हाँ जल्दी कीजिए, छापिए। भेज दिया। कहाँ है मेरे को? हाँ चलो, अच्छा है। अच्छा फोटो। एप्पल एप्पल का लेकिन जो कौन है एप्पल के फोन में लगा। मतलब ऐसा मैं कहता हूँ नॉर्मली, एप्पल के फोन में जब तक आप 1.25 के ऊपर नहीं जाओगे ना, फोटोज उतने कोई खास नहीं रहता। मैंने अपने देखा है, जो लोग बोल लो यार नहीं आता उतना। प्रो मैक्स जो इतना लेवल है ना, प्रो मैक्स पे चल जाओ, तब जाके फोटो आता है। सुने आईफोन 16 के अंदर ना वो कैमरा देगा। ना पागल करके रखा है पूरे दुनिया को, और लोग पागल हो रहे हैं। तो तीन बच्चा पे ना वॉइस सेक्शन से ना, ये एब्सेंट वाले से ना गार्जियन से बात करना पड़ेगा। आज फोन। वो बच्ची आई थी, सरगम, आई थी ना? मैंने देखा उसको, बालकनी से लगा कोई निकल के भाग रहा है। कहाँ आई थी? कहाँ आई थी? यहाँ ही मैंने देखा किसी को उतरते हुए निकल के बाहर। हाँ हाँ, मुझे लगा कोई बच्चा यही का है, पता नहीं है बस फिर। आप लोग का बायो कितने बजे रहता है? 7 से 8? 7 से 9? 2 घंटा भाई। नहीं, अगर इन केस इंटरेस्ट बच जाते हैं, मैं ये कह रहा था कि आप आ जाओ यहाँ पे पढ़ लो बैठ के। मैं ही कह रहा था, इधर उधर घूमने से अच्छा है बैठ लो। इन केस अगर बीच में गैप हो जाता है तो 8 बजे आ जाइए, यहीं पे रह रही है। आप ऊपर वाला रूम भी यूज कर सकते हो यहाँ पे।
हाँ, तुम लोग भी 3-4 कलर पेन रखते हो भाई। अच्छा है ना, रंगीन होना चाहिए। तो बटन लगाओ तुम। अच्छा लग रहा है भाई। ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है, बताओ। ऐसे खोल लेते हो ना, बताओ। किस दिन टांग देगा पकड़ के बायोलॉजी लैब। हो गया। क्या लिखते रहते, समझ में नहीं आता साला। चलो लिखो। टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। नहीं हुआ है, चलो वेट करते हैं। गिव द टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सुनो सब कोई। पॉसिबिलिटी है कि ये पहले मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर हुआ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर होने में टॉर्क सबसे मैक्सिमम लगता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, बोलो। एम बी। तो क्या लिखेंगे, बोलो। एम बी साइन थीटा की जगह साइन 90 लिखेंगे क्या? साइन 90 का वैल्यू। बोलो हाँ या ना। उस दौरान इसमें टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। और ये ओरिएंट करके ऐसे आ जाएगा। ये तो कितने डिग्री पे है, जल्दी बोलो। कितने एंगल पे आ गया? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? अच्छा एक मिनट, cos थीटा माइनस cos अल्फा होगा। हाँ। बोलो हाँ या ना। तो पहले एंगल कितना बन रहा है, बोलो। 90 डिग्री। और बाद में कितना बन रहा है, थीटा। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये पहले वाला एंगल, ये बाद वाला एंगल। मुझे डर है, मैं थीटा डैश कर देता हूँ। ओके। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, बोलो। 90। और अल्फा का वैल्यू, थीटा डैश। तो इनिशियल एंगल है कौन सा एंगल, फाइनल। ये इनिशियल और ये क्या चीज, फाइनल। तो वर्क डन का फॉर्मूला बोलो। cos 90 माइनस
cos 90 का वैल्यू शून्य शून्य, तो वर्क डन का वैल्यू mb इंटू माइनस कॉस थीटा डैश आ जाएगा, तो वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा माइनस mb cos थीटा डैश। इसी को हम लोग कहते हैं u, और इसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो है माइनस mb cos थीटा डैश। आया नहीं आया? तो वर्क डन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, टॉर्क आ गया। अब बारी है इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम में स्टेबल और अनस्टेबल की। ये सारी बातें बच्चा चर्चा है में पुराने हो चुका है, और मैं फिर से एक बार बता दूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए क्या है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? लुक हियर, इक्विलिब्रियम तब कहते हैं जब फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, बोलो जीरो। फोर्स कितना होना चाहिए? हम इसे पोटेंशियलिटी के सेंस में कब कहते हैं, सुनो मेरी बात को समझना अच्छे से। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड, और मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड चाहता है कोई भी चीज हो मेरे डायरेक्शन में है। क्या चाहता हूँ? कोई भी चीज किसके डायरेक्शन में हो? मेरे डायरेक्शन में हो। तो पहले से इसके डायरेक्शन में, तो व्हाट इज द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी, बोलो। माइनस एम बी, बोलो हाँ या ना। तो पहले से ही बेचारा इसी के डायरेक्शन में है, तो बोला पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? पैरेलल तो कितना एंगल? वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा माइनस एम बी कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू, तो यू का वैल्यू माइनस एम बी आ जाएगा। और ये जो डेटा है ये मिनिमम डेटा है। कैसा डेटा है? और जब कहीं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? नाम से पकड़िए, ये चीज ऑलरेडी स्टेबलाइज है। स्टेबलाइज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड चाहता है कि कोई भी चीज उसी के डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो भैया ये ऑलरेडी उसके डायरेक्शन में प्रेजेंट है। आया समझ में? तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। और अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अगर आपको देखना है, कौन सा इक्विलिब्रियम? तो भैया अगर बी का डायरेक्शन ऐसा है कुछ, तो एम का डायरेक्शन ऐसा आएगा कुछ, अपोजिट या सेम? आ गया। और अगर अपोजिट होगा थीटा डैश का वैल्यू बोलिए, तो वर्क डन का पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, बोलिए सभी कोई। कॉस ऑफ 180 कॉस एक्स माइनस वन प्लस वन, तो ये माइनस वन है, और माइनस माइनस तो ये प्लस एम भी आएगा। और ये वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम? तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल है, मिनिमम है तो। आया समझ में? तो ये आपके टॉर्क वाला पूरा एक्सप्रेशन क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात है? चलिए कर लो कॉपी।
हो गया? बस एक टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखवाया था आप लोगों ने, या तो टॉर्क नहीं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पिछले चैप्टर का लास्ट एक्सप्रेशन देखो तो जाके। T is equals to 2 pi root under mb cos theta 1 minus cos theta 2। ये लिखवाया था कहीं गैल्वेनोमीटर से पहले। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहीं नहीं कराया। जहां बोर मैग्नेटन कराया वहां देखो तो। इधर इधर पलटी, इधर पलटी, उधर नहीं, उधर नहीं, इधर पलटी, पलटी और पलटी है, और पलटी है, पलटी है। करवाए हैं 2 पाई और पलटी है। करवाया है यार, और पलटी है। नहीं नहीं है, ऐसे में तो नहीं करवाया, पहले तो अर्थ मैग्नेटिज्म पलटी है तो। नहीं करवाया। एम बाय रूट, हाँ हाँ हाँ, ऐसा वाला। नहीं नहीं, ये नहीं था बच्चों, ये तो ऑसिलेशन वाला करवाया यार कुछ दिन पहले, ऐसा याद है मुझे। अच्छा एक बार और करवा देंगे, ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा, मत करवाना। अच्छा हटाएं क्या? अच्छा चलो इधर आ जाओ, ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज को बार बार पढ़ना चाहिए, रिवीजन अच्छा होता है। खोज लीजिएगा कहीं पे है, लेकिन मैंने करवाया है, श्योर है। कहाँ करवाया, एज इट इज तो नहीं याद है, बट करवाया है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो सर्कुलर मोशन इधर ही हुआ है यार। चलो देखो, आ जाओ, तुम्हें याद आने लगेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गजनी हो मुझे पता है, तुम्हें याद आ जाएगा, बोलो। देखिएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेट्स, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेट्स, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेट्स। वैसा फॉर्मूला टॉर्क बोलो। याद आने लगेगा, देखो 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 कैसे याद आएगा तुम्हें, ध्यान आएगा देखो। ये तुम गहन अध्ययन में जाओगे, तुम्हें याद आते रहेगा। इसको लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। कुछ कुछ तो ऐसा लग रहा था। अल्फा को क्या लिख सकते हैं बोलो? डी ओमेगा बाय डी थीटा। नहीं था, था कुछ ऐसा, याद आ रहा है बोलो। अब आप खोज लेंगे पक्का, आप खोज आ जाएगा। हाय हाय हाय। नहीं था ना ऐसा, कहाँ था? था ऐसा क्या? मिलियन रहा है, कुछ था लेकिन। अच्छा कोई बात नहीं है, एक बार और मेहनत कर लो तुम लोग।
चलो छोड़ो, आ जाओ, देखो समझाते हैं। हाँ, डी ओमेगा बाई डी टी था, सॉरी, क्या बोले क्या बोले? करवाया था ना? अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ, सीख लो, कोई गलती नहीं तुम्हारी। इधर मेरी गलती, इधर डी ओमेगा क्या चाहिए? डी टी टी। मैं डी टी बोल रहा था, क्या क्या। हाँ इंटू इसको डी थीटा, इधर देखिए पलटी है, बता रहे हैं ना। डी थीटा से डिवाइड कीजिए, डी थीटा से क्या कीजिए? मल्टीप्लाई। कर सकते हैं क्या? अरे बोलो, जिससे डिवाइड उससे इरिस्पेक्टिव का आपका बायो या मैथ से ये प्रोसेस समझ में आया? ठीक ना, जिससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई। डी थीटा बाई डी टी ओमेगा क्या होता है? आगे आप एक बार बोलिए, हम दोबारा बोल देंगे। एम बी इंटू क्या चीज? साइन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट सेकंड राघव क्या तो पता रहता है भाई, बोले ये चीज पढ़ना है, कुछ और बना है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या? ओमेगा डी ओमेगा ऐसे कर सकते हैं क्या? अच्छा, कुछ लोग डी ओमेगा स्क्वायर जो सोच रहे हैं, इतना आने के बाद तुम्हारे पास एक चुल्लू है और चुल्लू में पानी भरो, ये कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता इससे, ये डिफरेंशियबिलिटी फैक्टर है। अब बताओ दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, आप कुछ तो याद आ रहा है, याद आ गया? कुछ ऐसा था भैया, क्वेश्चन में करवाए थे, हाँ। ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, जीरो से ओमेगा, जीरो से क्या चीज? ओमेगा, और जीरो से क्या चीज? थीटा। हाँ हाँ एकदम सही, साइन थीटा। ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, ओमेगा स्क्वायर बाय 2, जीरो से ओमेगा, इधर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, जीरो से लेके थीटा। एक बार ओमेगा की जगह ओमेगा, एक बार ओमेगा का जीरो, आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू एम भी माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस कॉस जीरो। बोलो, हैं? होगा ना? अरे बोलो हाँ या ना? एक बार जीरो, एक बार क्या चाहिए? थीटा। कॉस जीरो का वैल्यू, कॉस जीरो 1 होता है, और साइन जीरो सब कुछ सही आ रहा है साला, ये एक्सप्रेशन में। हाँ चलो सही है, आ जाओ, यहाँ क्लियर है यहाँ से। अभी यहाँ पे एक चीज बस चेंज करना थोड़ा सा, बस लुक है, ये क्लियर है? तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशन में थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री से लेके मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री तक कर देना इसको, कितने तक? 90। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना डिग्री रखोगे? 90। कॉस 90 का वैल्यू, कॉस 90, तो क्या हो जाएगा? आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एम इंटू बी इंटू 1, बोलो हाँ या ना? तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 mb बाय क्या हो जाएगा? आई, बोलो जाएगा, ओमेगा बराबर रूट अंडर 2 mb बाय 2 mb बाय क्या हो जाएगा? आई। नहीं आया क्या? तो कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ क्या यार, बोल सा हो रहा है इसमें, क्या हुआ? थीटा 1 थीटा 2, हाँ हाँ वो वैल्यूज अलग हैं, मुझे इसमें लग रहा है कुछ चेंजेस आना चाहिए यार, ये 2 एक्स्ट्रा टर्म क्यों आता है? टू टर्म नहीं आना चाहिए भाई, डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, आज झोल मैंने फालतू कर, साइन थीटा अगर स्मॉल एंगल,
देखो एक मिनट, थोड़ी देर के लिए मैं इसको प्रोसेस को थोड़ा होल्ड में डाल दो, रुको समझ में। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो, ये स्मॉलर एंगल के लिए एप्लीकेबल है, इस कारण से इसमें थोड़ा चेंजेस लाते हैं। आओ समझते हैं कैसे। आई इंटू क्या चीज है, अल्फा, ठीक है। देखो तो डायरेक्टली भी आंसर किया जा सकता है, तामझाम नहीं करने की जरूरत है। देखो कैसे, अल्फा का एक एक्सप्रेशन होती है, लुक हियर, दैट इज कॉल्ड एज ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा। क्या होता है बोलो, स्क्वायर इनटू। अब ये कैसे आया भैया, तो ये कैसे आता है, मेरी बात को समझो। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आता है कैसे, देखो, a इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू आर, सुना है क्या, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, हाँ या ना। ये एक्सप्रेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो ए की जगह यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा, और आर की जगह क्या आ गया, थीटा, और ओमेगा की जगह ओमेगा। तो वहां से ये एनालॉगस टर्म आ रहा है, ये क्लास 11 का थोड़ा सिनेरियो है, उसे डायरेक्ट रिजल्ट पंच हो जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा। देखो कैसे, इसलिए मैंने ये मेथड से ज्यादा आसान है जाना। उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म क्यों आएगा ही आया, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हो। आई इंटू क्या लिखो अल्फा की जगह, लिखा। अब देखो ये ऐसे होता है ना बच्चे, टाइम पीरियड ऐसा क्यों किया, लॉजिक किसके पीछे क्या है। बिकॉज ऑसिलेशन का जो केस है वो बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, सॉरी, काफी छोटे एंगल्स के लिए होता है, और छोटे एंगल के लिए एप्लीकेबल जो होगा वैल्यू, उसके लिए ओमेगा स्क्वायर थीटा लगेगा। ये एसएचएम नाम के चैप्टर से आ रहा है, ठीक है। और ये साइन थीटा की जगह तुम लिखोगे थीटा, cos साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू व्हाट, जल्दी बताइए। तो थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दो स्टेप में आ जाएगा आंसर, ओमेगा स्क्वायर एम बी बाय आई, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर, हो जाएगा ना। अब इसकी जगह क्या लिखोगे, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू रूट अंडर एम बी बाय आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 पाई इंटू रूट अंडर क्या हो जाएगा, आई ऊपर और एम बी नीचे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया। इसलिए बोला ये स्टेप ज्यादा अच्छा है। आया समझ में। फिर से देखो, अल्फा की जगह क्या लिखोगे, बोले यहाँ से ओमेगा स्क्वायर थीटा। बच्चे ये सारा टर्म ना आपको रोटेशन और एसएचएम से आ रहा है निकल के, मैं आपके सोफिस्टिकेशन के लिए बोल रहा हूँ, इसको याद रखिए, ठीक है। और साइन थीटा की जगह क्या पुट करोगे, थीटा, स्मॉलर एंगल के लिए अपने एंगल के बराबर हो जाता है, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, तरह निकाल के आंसर करें, ठीक है। रादर ये स्टेप ज्यादा बेहतर रहेगा, कर लो कॉपी। हम लोग थ्योरेटिकल सेक्शन, आइए थोड़े इसके सवालों पे गौर किया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक, मतलब अभी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, नेक्स्ट वीक आपका चैप्टर ईएमआई स्टार्ट कर दिया जाएगा मंडे से, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और ये वाला चैप्टर का भी सवाल करेंगे और इसे क्वेश्चंस देगा, क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, 2-3 स्टेप में सवाल सारा बन जाता है। तो ये एक्सप्रेशन आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कई बार, ध्यान रखिएगा, ओके। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। आपके पास एक एक्सप्रेशन था, याद करो वो दिन, स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, हो गया सभी का। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ओके।
अब सुनिएगा सब कोई। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 पे। वर्टिकल कंपोनेंट याद है कुछ? क्या था बोलो? बी साइन थीटा था क्या? बी एच, बी का वैल्यू रूट अंडर बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। और tan थीटा किसके बराबर था? बी वी बाय बी एच। थीटा क्या था? एंगल ऑफ व्हाट? डिप, डिक्लिनेशन या डिप, सॉरी एंगल ऑफ क्या था? डिप। बोलो हाँ या ना। चलिए शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। फाइंड द एंगल ऑफ डिप, फाइंड द एंगल ऑफ डिप, फाइंड द एंगल ऑफ डिप where BV is equals to BH. Find the angle of dip where BV is equals to BH. Find the angle of dip where BV is equals to BH. Angle of dip where BV is equals to BH. BV is equals to BH. चलो पता करो क्या होगा। सिंपल सवाल है। क्या लिखेंगे बोलो? तो tan थीटा बराबर क्या होगा बोलो सब कोई? तो BH बाय क्या हो जाएगा? BH 1 के बराबर होगा। अब ये कब पॉसिबल है बोलो? tan थीटा का वैल्यू 1 कब पॉसिबल है? 45। तो tan ऑफ कितना डिग्री? थीटा बराबर 40। सिंपल। बोलो आया नहीं आया? कर लो कॉपी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्या हुआ है? वर्टिकल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आंसर। वर्टिकल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आंसर करो। वर्टिकल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आंसर इट। कितना? 60। वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? हो जाएगा। और ये कब किसके बराबर होता है? √3 कब आता है? थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पहले दे रखा है सारे बच्चे। वर्टिकल कंपोनेंट इज गिवन एज, राइट डाउन 0.3 गॉस जी और BH 0.52 जी। G स्टैंड्स फॉर गॉस। बातें नहीं। जी फॉर व्हाट जल्दी बताइए? गॉस। और गॉस सीजीएस यूनिट होता है। कौन सा यूनिट होता है? किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। ये लगभग बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के।
कितने के बराबर होता है? और टेस्ला कौन सा यूनिट है? ऐसा यूनिट। कौन सा यूनिट? मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो आपसे बोला है बी का वैल्यू निकालो, एंगल ऑफ डिप निकालो। तो कहीं के एंगल ऑफ डिप को डेल्टा भी कह देते हो, कंफ्यूज मत कर दीजिए, एक ही बात। ठीक है, डिक्लिनेशन के लिए हम लोगों ने डी डेल्टा का यूज किया है, यहाँ बात सेम ही है। फाइंड इट। अब इसको कन्वर्ट मत करना, डायरेक्टली निकाल लो, दोनों गॉस में ही है। हो जाएगा ना, बोलो। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर लेके आओ। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो। 0 पॉइंट, लगभग 0.5 मान सकते हैं, 5 2 को राउंड ऑफ करके 5 मान। नहीं कर सकते क्या? 5 के बाद 2 है, तो राउंड ऑफ करके क्या मान लो, 5। लिखा है स्क्वायर 0.09, 0.25, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 9 34। गॉस आंसर आ गया क्या? और आपसे पूछा भैया आप tan डेल्टा निकालिए, tan थीटा, तो बीवी बाय क्या करोगे? बीवी कितना है? 0.5, बोलो हाँ या ना। 3/5। तो बच्चा बता सकता है 3/5 कितना एंगल होता है? 37 डिग्रीज। कितना डिग्री होगा? 37 डिग्रीज। ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। जिन्होंने नहीं आता सुन लो कहानी। अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और ये साइज 3 है, ये 4 है और ये क्या है 5, 3 के सामने 37 डिग्री और 4 के सामने 53 डिग्री, याद रखिएगा ये चीज, से आ रहा है ये 3/5। नहीं नहीं 37 नहीं होगा, सॉरी, नहीं होगा 37, आप इसको इन्वर्ट लिखिए। 4 होता तो 37 होता। डी वाई नहीं, 53 भी नहीं होगा बच्चा। 3/5 इज द परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ना, और tan परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। याद रखिए, tan इन 3/5 कर लेना। नो वैल्यू, ये आपको देना पड़ेगा, मतलब वो वैल्यू दिया होगा एग्जामिनेशन में। बढ़िया, ट्रायंगल एक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। और समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, नेक्स्ट पर लिखिए। कौन सा क्वेश्चन है? 4 ना, राइट डाउन इट, लिखेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया सभी का, ये हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.16 गॉस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू दे रखा है 0.16 गॉस। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट आगे इसी में। द एंगल ऑफ डीप एट दैट लोकेशन, द एंगल ऑफ डीप एट दैट लोकेशन इज, द एंगल ऑफ डीप एट दैट लोकेशन इज, द एंगल ऑफ डीप एट दैट लोकेशन इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ डीप एट दैट लोकेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ डीप एट दैट लोकेशन इज 60 डिग्री। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। हम लोग ने डिक्लिनेशन के लिए डेल्टा यूज किया है, कोई बात नहीं है, आप डेल्टा किसी के लिए भी यूज कर लेते हो। डेल्टा एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ इसलिए ऐसा किया, ठीक ना। तो आपने थीटा किया, आप थीटा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखेगा फाइंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया, कैसे करें बोलो? BH इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? B cos थीटा, और B cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे? B cos 60, तो क्या लिखेंगे BH बराबर? तो B cos 60, बोलो हाँ या ना? cos 60 का वैल्यू बोलो हाँ या होगा? तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4, लिखेगा if VV is equals to क्वेश्चन नंबर 5, बातें नहीं, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m cos थीटा बाय r क्यूब, बातें नहीं करोगे? एंड BH is equals to म्यू नॉट बाय 4 पाई m cos थीटा m sin थीटा बाय r क्यूब, ओके? अग्रीड? ये दोनों एक्सप्रेशन के बाद लिखा है कि द वैल्यू ऑफ डीप एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप आपको दे रखा है 45 डिग्री, कितना डिग्री? 40, और थीटा इज द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड समझते हो? देखो बता देते हैं लैटिट्यूड्स क्या है। जैसे ये अर्थ है ना, ये इक्वेटोरियल सेक्शन है, इसके ऊपर जो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस जाती है ना, दिस आर द लैटिट्यूड्स। और लैटिट्यूड यहाँ पे जो मेजरमेंट होता है लैटिट्यूड का, वो एंगल्स पे होता है। जैसे कि आपको बता रहा था एक दिन और में, टॉपिक ऑफ कैंसर जानते हो? और एक टॉपिक ऑफ क्या होता है? कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन नीचे और कैंसर किधर होता है? ऊपर। कैंसर हमारे इंडिया से पास हो रहा है, ठीक ना? अब ये जो पास हो रहा है तो लगभग ये 22.5 डिग्रीज पे पोजिशन है। मतलब हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन को 0 डिग्री लैटिट्यूड माने हैं, और उसके ऊपर और नीचे जाते हैं तो ऐसे वेरिएशंस होता है। और पोल पे जब पहुंच जाते हैं तो वहीं लैटिट्यूड का डायरेक्शन कितने का हो जाता है? 90 डिग्री का। तो थोड़ा ये ज्योग्राफिकल ओरिएंटेड चैप्टर भी है थोड़ा। तो ये 90 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ये कितना होता है? 0। और इस तरीके से माइग्रेशन करते हुए जो आप देखते हो
ऐसे लाइंस जा रही हैं। वो लाइन इंडिकेट कर रहा है क्या? वो लाइन इंडिकेट कर रहा है डिफरेंट लैटिट्यूड्स को। किसको लिखे हुए? और जब कभी आप ऐसे करके जाते हो, ये चीज जो लाइंस होती है, दिस द लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड जो होता है बच्चे, वो वेरिएशन ऑफ टाइम को बताता है। इसीलिए मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिक टाइम जोन ऑन करने का ऑप्शन होता है। अगर जब कभी ऑटोमेटिक टाइम जोन को अगर आप फोन पे लगा दिए और जैसे कंट्री बदल के आप दूसरे कंट्री में उतरोगे, देखोगे वहां के एयरपोर्ट का टाइम आपके मोबाइल से मैच करने लगेगा। और इंडिया में घर पे फोन करके पूछो तो वहां देखना घर ही कम से कम, अगर एशियन कंट्रीज के अंदर हैं आप, तो लगभग 10-5 मिनट आगे पीछे होता रहेगा, ज्यादा भी हो सकता है, हाफ एन आवर का डिफरेंस। और अगर आपने कंटिनेंट ही बदल डाला तो भाई पूरा दिन ही बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग चलते हैं इस तरीके से, मेजरमेंट होता है। तो बोला ये जो थीटा है वो लैटिट्यूड का एंगल है। ठीक है, तो आपको बताना क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, बताइए थीटा। पता करो थीटा का वैल्यू। कैसे पता करेंगे? ये एक्सप्रेशन दे रखा है, आप थीटा निकालना है। यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड इन दिस वे। चलो करो। सिंपल है यार, थोड़ा मैथ्स लगा डायरेक्ट। जो डिवाइड कर दो ना डायरेक्ट, सारा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। बस बीवी और बीएच हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा tan 5 निकाल लो अगर प्रोसेस। सिंपल है, करो, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को। हुआ है क्या? तो हमने इन दोनों को डिवाइड किया होगा। सारा कॉमन फैक्टर म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई कैंसिल। एम से एम गया, आर क्यूब से आर क्यूब बचा, cos थीटा 2 cot थीटा। और यहाँ पे क्या बचा होगा? बीवी बाय बी एच tan 45, tan 45 इज 1, एक्चुअली 1/2 इज द राइट आंसर। नहीं हो गया? चलो बता देता हूँ, दोनों को डिवाइड किया होगा तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। बीवी बाय क्या चीज? बी एच, कॉमन फैक्टर सब कैंसिल आउट। ऊपर बचा होगा 2 cos थीटा, और नीचे क्या चीज? साइन थीटा। ये कितना है? tan अल्फा, tan 45 लिखोगे क्या? cot बाय साइन, cos बाय साइन cot थीटा, tan 45 1, तो 1/2 इज द cot थीटा। बोलो हाँ या ना? तो बोला इस लोकेशन की लैटिट्यूडनल एंगल बताओ। अच्छा एक मिनट, मैग्नेटिक कंपास से आप पोजीशनिंग पता करते हैं ना? मैग्नेटिक कंपास के डायरेक्शंस नहीं देता। मैग्नेटिक कंपास को अच्छे से पता है तो आप किस लैटिट्यूड लोकेशन पे प्रेजेंट है, अर्थ के कौन लोकेशन पे, ये भी डायरेक्शन आपको पता चलेगा। आईसीटीजेड करके एक लाइन होती है, इंटर कॉन्टिनेंटल होती है, जो कि जून के मंथ में इंडिया से क्रॉस होने लगती है। इस कारण से क्या होता है कि वो केरल से मानसून एंटर करता है, और एंटर करता है। आपने ऐसे ग्राफ जरूर देखे होंगे, और देखो उतना तो मैं ज्योग्राफी वगैरह नहीं जा रहा लेके, आपने जो ग्राफ देखा होगा इंडिया का, सॉरी मैप जो देखा होगा इंडिया का, अगर ऐसे ऐसे लाइंस जाती है इस पर, 15 जुलाई होते होते अभी कितना तारीख है? हमारे यहाँ एंट्री जो मानसून का लगभग हो जाता है वो 15 जून के आसपास हो जाता है। बट वाई डस 15 जून को बारिश क्यों नहीं दिखाई देती? तो कभी कभी क्या होता है ना, आगे चल के बहुत डीप रीजन है इसके पीछे। तो देखो, बारिश के होने के पीछे एक वेरिएशन रीजन ये है ना, फेसस का डिफरेंस होना। जैसे मैं तुमको नॉर्मल वे से बताता हूँ, ऐसा समझो कि अगर गर्मी के दौरान जून के मंथ में बता रहा हूँ, जून के मंथ में जो लैंड है आपका वो ठंडा पड़ गया। अगर ये ठंडा नहीं पड़ेगा, वो गर्म हो गया काफी सूर्य की रोशनी के कारण। तो लैंड इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि यहाँ की हवाएं सारी की सारी ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, पानी जो है उसके स्पेसिफिक हीट के कारण, पानी का स्पेसिफिक हीट लगभग 4.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। वो अलग बात है, मतलब ऐसा मानो पानी लेट से गर्म होता है और लैंड जल्दी गर्म होता है। तो पानी अब लेट से गर्म हो रहा है, तो वहां पे हवाएं अभी गर्म है और ठंडी रहती है। तो वो क्या होता है कि जहां पे लैंड गर्म है,
गर्म होने के कारण जितनी भी एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, सब माइग्रेट होके ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा प्रेशर ज़ोन क्रिएट होता है, जो कि एक लो प्रेशर होता है और अभी भी समुद्री हवाएँ जो उसके ऊपर मॉइस्चर है, वो बनी हुई है। अब ये देखती है वैकेंट स्पेस, तो वहाँ से माइग्रेशन भी इधर आता है, ठीक ना? और माइग्रेट होके जैसे आता है, तो यहाँ पे मॉइस्चर जमा हो गया और जून के मंथ में खास करके ऐसा होता है। और जून के मंथ में ऐसा हुआ तो क्या हुआ, मॉइस्चर जैसे आया, मॉइस्चर आया तो क्लाउड बनाएगा तो क्या होगी, बारिश होगी। और आपको एक बता के यूनिक लगेगा आपको, जब केरला के रीजन्स में आप जाओगे ना नीचे, वहां नवंबर दिसंबर के महीने में बारिश होती है। वहां नवंबर दिसंबर में बारिश होती है। कहीं ऐसे आपने भूतिया फिल्म में देखा होगा, ठंडा लोकेशन है और बारिश हो रहा है। क्या हो रहा है, बारिश। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भैया बड़ा गेम अच्छा है। दार्जिलिंग के बारे में जानते हो? बहुत। आगरा और दार्जिलिंग का लैटिट्यूडनल लोकेशंस या उसका एल्टीट्यूड सेम है, मतलब सी लेवल से दोनों एक ही हाइट पे प्रेजेंट है। अरे नहीं, एक ही हाइट नहीं प्रेजेंट है, दोनों का लैटिट्यूड पोजीशन सेम है। तो देखो वहां पे दार्जिलिंग के अंदर शून्य हो जाता है तापमान, और जबकि आगरा में क्या रहता है, हाई टेम्परेचर जोन रहता है, पूरी गर्मी पड़ती रहती है। लॉजिक क्या है, लोकेशंस। दार्जिलिंग यहाँ प्रेजेंट है और आगरा यहाँ पे है। और जैसे आप ऊपर जाते हो पहाड़ों पर, देखते हो हिमालयंस में बर्फ पड़ते रहते हैं। रीजन क्या है कि हाई एल्टीट्यूड में एटमॉस्फेयर कम है, एटमॉस्फेयर कम है तो इन्वेलप ऑफ एयर कम है, इस कारण से टेम्परेचर काफी वहां का लो हो जाता है। और हम जहाँ रह रहे हैं वहां अच्छा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर अच्छा होने के कारण हीट जो है अपने अंदर ट्रैप होकर रह जाता है। आप ग्रीन हाउस गैसेस का नाम सुना है, क्या हो रहा है, जो हीट एनर्जी आ रही है वो सब के सब रिफ्लेक्ट होकर हमारे आसपास ही घूमे जा रही है। इस कारण से हम देखते हैं, वो जो हाई एल्टीट्यूड वाली चीज़ है वो ठंडी हो जाती है। दिस आर द इन्फॉर्मेशन जो जानना चाहिए आपको। समझ में नहीं आया? दोनों का एल्टीट्यूड में दार्जिलिंग का सेम है, बट दार्जिलिंग ठंडा इसलिए है क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पर है, मतलब वो पहाड़ों पर है, और हम किधर है, ठीक ना? अच्छा, एक मिनट, और भी अजीब सी चीज होती है। हिमालयंस, अगर एक बार बता दूं आपको, एक बहुत सही आपको ये बात बताता हूँ, रशिया के अंदर काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक ना? और वहां इसको सर्बियन एयर्स कहा जाता है। और वो सर्बियन एयर्स को हिमालयन वो कितना प्रोटेक्शन में खड़ा है, कहाँ पे प्रेजेंट है, बिहार से नेपाल चलो, नेपाल के पास क्या है, हिमालयस है। अब बिहार के उधर अगर वो शायद हिमालयस नहीं होते, तो भाई हमारे यहाँ टेम्परेट जो वैसा नहीं होता, हम लोग कतई बर्फ में घिरे रहते हैं जैसे रशिया के अंदर होता है। मतलब इतनी इतनी मोटी मोटी लेयर की बर्फ रहती जगह जगह। हिमालय हमको बचाता है उन हवाओं से। और सर्बियन हवाएं का बता देता है टेम्परेचर कितना होता है, लगभग -20 डिग्री सेल्सियस वो गर्मी के टाइम में टेम्परेचर कर सकता है, -20, और उसको वो प्रोटेक्ट कर देता है। अच्छा, चाइना के साइड में चले जाओ, तो वहां आपको हिमालय रीजन जो ऊपर से दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा व्हाइट कलर का। और हमारे साइड से देखो, मतलब उत्तराखंड चले जाओ, शिमला चले जाओ, वहां से आपको पहाड़ नजर आएगा, फॉरेस्ट नजर आएंगे, देखा होगा आपने। और उस साइड चले जाओ, चीन, चीन की साइड चले जाओ, चीन की साइड अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको बर्फीली हवाएं नजर आएंगी, कि वही सर्बियन हवाएं आती हैं और उनके प्लेट्यूज, सॉरी, चीन से पास आउट होते हुए पूरा का पूरा बर्फ जमा हो जाता है। तो हिमालय का दो लोकेशन है, हिमालय कहीं कहीं पे पूरा ठंडा है और हिमालय गर्म भी है। और उसके अंदर यूनिक सा चीज है, जो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे आप, जिधर से हवाएं चढ़ती है ना, जैसे एक मिनट, यूनिक चीज होगा, जिधर से हवा चढ़ेगी पहाड़ों पर तो वहां बारिश हो जाएगी, और जहां से हवा फॉल डाउन होगी वो पूरा जगह सूखा हो जाएगा, इनकी ड्राउट हो जाएगा। मतलब पहाड़ के दो लोकेशंस पे ना, एक ड्राउट होता है और एक साइड पूरा का पूरा फॉरेस्ट होता है। ये सारी चीजें अगर कभी आपको मौका मिले तो पढ़िएगा, डीप फिजिक्स का ही चीज है ये सारा का सारा, और वहां पे डिटेल से पढ़ा जाता है। और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, कभी मैं आपको बताऊंगा, काफी मजा आएगा सुन के, ऐसी ऐसी चीजें होती है। यूनिक सा आपको लगेगा जान के कि जो हवा हमें चाहिए वो बताओ, बारिश हुआ, बारिश हो रहा था ना, अभी 3 दिन 4 दिन से बारिश हो गया, अगर हो सकता है 10 दिन बारिश ना हो। बहुत सिंपल है, मानसून का रीजन है, 10 दिन बारिश क्यों रुक गया, बहुत सिंपल सवाल है। 10 दिन बारिश ऐसा क्या हो गया, हॉल्ट हो गया। पता है इसमें क्या होता है, अजीब सा लगेगा, एयर चलती है जो पैसिफिक और आर्टिक रीजन को क्रॉस करते हुए आती है। अब आर्टिक और अंटार्कटिका का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान जाइए। पता ही, ठंडी हवा, मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा ठंडा लोकेशन, वहां से हवाएं आती है, और वो घूम फिर के तब एंटर करती है अरबियन सी में। अरबियन सी में कैसा है, हम लोग एक पेनिनसुलर रीजन में, पेनिनसुलर किसको कहते हैं, जो तीनों तरफ पानी से घिरा रहता है, तो ये है रीजन। इधर में अरबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और नीच में इंडियन सी है ना? अब जब हवाएं वो जब घूम फिर के आएंगी ना पूरी आर्टिक और अंटार्कटिका से, वो अरबियन में एंट्री करेंगी, और अरबियन सी के पास 90% वही हवा
तो जो दिसंबर में चलना चालू करती है और पूरा आपका चक्कर लगाती है जून में एंट्री मारती है यहाँ पर। जून में एंट्री करेगी 6 महीने बाद और 6 महीने बाद जब वो एंट्री करेंगी ना, तो वो हवाएँ जो अभी देख रहे हैं थोड़ी-थोड़ी हवाएँ आ रही है। ये हवा बता रहा है एक्चुअली हवाएँ बहुत कोल्ड रहती है शुरू में और ये जो हवा थोड़ी-थोड़ी ठंडी हवाएँ आ रही हैं कि ये हवा का तापमान उतना ही होता है जितना समुद्री सतह पे होता है। मतलब समुद्र और आपके लैंड का अगर टेम्परेचर सेम है, तो बताओ क्या एयर वही मॉइस्चर का ब्लो होगा क्या? नहीं, अभी बताया था। एक जगह का मॉइस्चर ऊपर चला जाता है और एक का नीचे रहता है। लेकिन दोनों का क्या हो जाता है सेम और जैसे ये सम सेम हो जाता है, याद रखना सेम होने के कारण यही कुछ दिन के लिए क्या होता है, एयर ब्लो हो नहीं पाता और बारिश थम सा जाता है। और ये बहुत रॉन्ग इंडिकेशन भी है, इसको सही मत मानना और इंडिकेशन को फिजिक्स के लैंग्वेज ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में अल नीनो कंडीशन कहा जाता है। कभी जाके पढ़िएगा इसके बारे में। अब ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, तुम बोलोगे तो भई बहुत ज्ञान घुसने लगेगा अंदर तक। ये एल नीनो कंडीशंस होता है। लीनो ईयर्स कहते हैं इसको और इसी कारण से बारिश होते-होते कुछ दिन के लिए थम जाता है। और एक बात मैंने आपसे और भी पूछा था कि चेरापूंजी हाईएस्ट रेनफॉल में माना जाता है, बट चेरापूंजी एक्चुअली नहीं है, वो जगह कौन-सा है वो आप पता कीजिए। चेरापूंजी इज़ नॉट एक्ज़ैक्टली द हाईएस्ट रेनफॉल। और ये बताना वहाँ पे हवाएँ क्यों इतनी ज़्यादा बारिश होती रहती है? बारिश ऐसी-वैसी नहीं होती। 12 महीना बारिश होते रहता है लगातार। लगातार बारिश होती है और आश्चर्य की बात है, बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि पत्थर वहाँ पे ना प्लेन हो गए हैं। पत्थर वहाँ पे प्लेन हो गया। आपने देखते हो ना कभी-कभी आपको कोई अच्छा-सा स्टोन मिल जाता है, जो काफ़ी चिकना-सा रहेगा। रहता है ना? तो वहाँ पे प्लेन पत्थर हो जाता है। वहाँ पे ऐसे स्टोन्स खूब पाए जाते हैं बारिश के कारण। तो कभी जाइएगा, कभी मौका मिले नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाने का, यू विल फाइंड दैट थिंग्स। और ये भी जानना चाहिए यार, ऐसी बात थोड़ी है। देखो ये बता रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा किताब में देखने के लिए पढ़ रहे हो नहीं, क्या मज़ा आएगा? फिर तुम बोरिंग कर ही रहे हो चीज़ को। रादर तुम्हें ये पता करना है कि सब चीज़ें के फैक्ट क्या है, तब इंटरेस्ट लगेगा ना ये देखिए, वो बारिश क्यों रुक गई? लेकिन समझ में आ रहा है क्या है? कंप्यूटर पढ़ाई नहीं, राइट टू एग्जांपल, बस वही बोर कर देता है आदमी को। क्योंकि वो सीखेगा बेसिक बैंकिंग नहीं कर लेगा। उसको पता होना चाहिए। क्लियर है बोला हाँ या ना? तो ये कह रहा है cot थीटा का वैल्यू कितना 1/2 थीटा का वैल्यू कितना आ गया? तो cot इनवर्स 1/2 तो सुनो भैया, मैग्नेटिक इफेक्ट का फॉर्मूला जो है, उसकी मदद से आप लैटीट्यूड पोजीशन भी निकालते हो। इज़ इट ओके? ना कि केवल और केवल फिजिक्स ही सीखते रहते हो। इज़ इट ओके? एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 55 टू 59 राइट, 55 टू 59 राइट। देखो एक बनाते भी तुम लोग साइड वाइज चीज़ों को। ठीक है, एक बार आप बताइए इसमें से एक चीज़ बता दो। क्या मैं प्लस 2 वाली क्लास के अंदर को केमिकल कैल्कुलस क्लास मिस मत करना। मैं आऊँगा केमिकल काइनेटिक्स बहुत कुछ बता दूँगा कल ही। ठीक ना? सारे कंसंट्रेशन टर्म्स और एक इंटीग्रेशन टर्म बताऊँगा कल। तो प्लीज़ डोंट मिस द क्लास। ये क्लास स्टार्ट हो गया, चीज़ें मिस हो जाएँगी दिमाग से अगर करिएगा नहीं। वैसे मैं एक्स्ट्रा रहता हूँ आपका, होली का लेक्चर आज वाला भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है? सुन लो एक चीज़ और। मैं कह रहा हूँ मैंने स्टार्ट कर दिया इससे पहले क्वेश्चन करा दे और। क्वेश्चन ही करा दे पहले। एक काम करेंगे 1 घंटे पहले क्वेश्चन ही कर लेंगे, फिर मैं इंट्रो कर दूँगा ईएमआई का, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।